तो गुड इवनिंग व्यूअर्स, एमकॉम सेकेंड ईयर प्राइवेट का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट। और इसका जो दूसरा पेपर है वो है सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो डिस्कस करेंगे। नमस्कार सभी व्यूअर्स को, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हो स्टूडेंट्स, तो आप चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। उसमें आपको 2021, 22 और 23 के पेपर भी मिलेंगे और कुछ जो है आपको एमसीक्यूज का क्वेश्चन बैंक भी बना रखा है 5 यूनिट के, तो आपको वो भी मिलेंगे। ठीक है व्यूअर्स, ऐसे ही आपके सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का भी है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के भी हैं, रिसर्च मैथोलॉजी के भी हैं, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के भी हैं और ऑपरेशन रिसर्च के भी हैं। सभी सब्जेक्ट्स के हैं। 10 पेपर हैं टोटल, 6 बच्चों को लेने होते हैं और उनके ग्रुप वाइज जो है तो वो भी अवेलेबल हैं। तो प्रयास कर रहा हूं कि आपसे जो है ये डिस्कस कर दूं, क्योंकि और बहुत सारे पेपर्स होते हैं। चलिए, रिवीजन पर्पस से वीडियो बना रहा हूं। बुकलेट सीरीज पी मेरे को अवेलेबल हुई है, तो सीधा क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करूंगा। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं बताऊंगा, तो सीधा क्वेश्चन और आंसर केवल रिवीजन पर्पस से, ताकि आपको पता लग जाए कि कैसा क्वेश्चन पेपर आता है। माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर वाले स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल वीडियो रहेगी, क्योंकि उनके वहाँ भी प्राइवेट होता है और अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी जो है अब जो है प्राइवेट होने लगा है। आप 50 रुपये डिपॉजिट करके व्हाट्सएप नंबर पर 6396242878 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप केवल मैसेज कीजिएगा, पीडीएफ भी आपको शेयर कर दी जाएगी। तीनों पेपर 2021, 22, 23 और अगर कुछ एमसीक्यूज अवेलेबल होते हैं तो वो कुछ एमसीक्यूज की भी पीडीएफ आपको शेयर की जाएगी जैसे ही समय मिलेगा। ठीक है, चलिए क्या क्या क्वेश्चंस आए थे एक नज़र डालते हैं, आपको आइडिया मिल जाएगा। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभूतियों में अवांछित लेन देन को रोकने के लिए एक कानून पारित किया गया था, तो वो था प्रतिभूति अनुबंध अधिनियम 1956, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956। सरकारी प्रतिभूतियां निर्गमित या इशू की जा सकती हैं, बिल्कुल ठीक है, केंद्रीय सरकार द्वारा भी और राज्य सरकार द्वारा भी, तो दोनों के द्वारा की जा सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, दोनों ए और बी। प्रतिभूतियों में शामिल होता है, यानी जो हमारी सिक्योरिटीज होती हैं उसमें क्या क्या शामिल होता है, डिवेंचर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड ट्रेजरी बिल्स और इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स, तो ये सभी शामिल होते हैं। तो इसमें जो आपका डी ऑप्शन है ना, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज, वो करेक्ट आंसर है। प्रतिभूति संबंधी कोई भी नियम अथवा संशोधन करने का अधिकार है, तो ध्यान रखना वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं होता। सबसे सुरक्षित निवेश कहलाता है, तो उसे हम कहते हैं बैंकों में स्थायी जमा, क्योंकि बैंकों में जमा रहता है, इंटरेस्ट मिलता है, भले चाहे इंटरेस्ट कम हो पर मिलता है, पैसा डूबता नहीं है। घर की खरीद में किया गया निवेश क्या है, तो ये एक गैर वित्तीय निवेश होता है ना, इज अ नॉन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। प्रतिभूति संविदा अधिनियम 1956 कब लागू हुआ था, तो 20 फरवरी 1957 को। प्रतिभूति संविदा अधिनियम 1956 की धारा 25 किससे संबंधित है, यह कि संज्ञेय होने के लिए कुछ अपराध। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रतिभूति संविदा अधिनियम 1956 की धारा 10 किससे संबंधित है, तो यह कि मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के उपनियमों को बनाने या संशोधित करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की शक्ति, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, सेबी कहते हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। प्रतिभूति संविदा अधिनियम 1956 की धारा 12 किससे संबंधित है, तो यह मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के कारोबार को निलंबित करने की शक्ति। प्रतिभूति के कानून पर विधान की प्रमुख बातें हैं, तो तीनों प्रमुख बातें हैं कि स्पॉट लेन देन को विनियमित करने के लिए प्रतिभूति धारकों के पूर्व अनुमोदन के तहत या अंतर्गत प्रतिभूतियों, है ना, इंग्लिश में सिक्योरिटीज बोलते हैं, प्रतिभूतियों को उनको सूची से हटाना और जो वर्तमान क्लियरिंग हाउस के स्थान पर क्लियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना करना, तो तीनों शामिल होते हैं। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, ये सभी। सेबी के जो चेयरमैन हैं
वो उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? वित्त मंत्रालय द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का मुख्यालय यानी जो सेबी का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? तो वो मुंबई में है। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो देखिए, अब पहले काफ़ी साल तक तो अजय त्यागी जी रहे, क्योंकि मेरी पुरानी वीडियोस में अजय त्यागी हैं, लेकिन अब माधवीपुरी बुच जो हैं ये हो गई हैं। माधवीपुरी बुच ये नई चेयरमैन जो है वो हो गई हैं, करंट चेयरमैन। सेबी किसकी ज़रूरतों को पूरा करता है? देखिए, इन्वेस्टर्स, मार्केट इंटरमीडियरीज, इशू ऑफ सिक्योरिटीज़, प्रतिभूतियों के जारीकर्ता, इन सभी की ज़रूरतों को पूरी करता है। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, उपयुक्त सभी। सेबी के वर्तमान सदस्यों की संख्या जो है वो कितनी है? तो वो है 9। ठीक है, इस समय। सेबी का गठन कब किया गया था? तो वो किया गया था 12 अप्रैल 1988 को। 1988 लगभग बच्चों को याद रहता है, बट डेट नहीं याद रहती, तो डेट याद रखिएगा, 12 अप्रैल 1988। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई नहीं है? तो जो IDBI है ना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ध्यान रखेंगे। निम्न में से सेबी का कार्य क्या नहीं है? ट्रेडिंग करना, ये स्टॉक मार्केट का वर्क होता है। सेबी निम्नलिखित में से किसका विनियामक या रेगुलेटर नहीं है? मनी मार्केट का, मुद्रा बाजार का। सेबी के विकास और प्रोत्साहन कार्यों के अंतर्गत क्या नहीं आता? तो गैर बैंकिंग वित्तीय सेवाओं को प्रोत्साहन देना। सेबी के कार्यों के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी रोकथाम है? तो ये मुद्रा बाजार में तरलता की कमी को रोकना। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में सेबी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कि नहीं पूछ रहा है आपसे कि वर्तमान में यह है गैर वैधानिक निकाय है ना, निकाय, स्टैचुटरी बॉडी जो है। इनसाइड ट्रेडिंग जो है वो किससे संबंधित है? इनसाइड ट्रेडिंग जो है शेयर बाजार में प्रतिभूतियों के अवैध लेन देन से। ध्यान रखिएगा, नया वर्ड होगा, आपने शायद सुना भी नहीं होगा। सेबी का कार्य क्या होता है? सेबी का कार्य होता है कि जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनके हितों को संरक्षण करना, है ना। सेंसेक्स में उतार चढ़ाव में इनमें से कौन जिम्मेदार होता है? तो रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी, और क्या वहाँ की राजनीतिक अस्थिरता है, और वर्षों की स्थिति क्या रही है, वर्षा की स्थिति क्या रही है। तो ये सारी बातें, तो डी इसका करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। निम्न में से पब्लिक इशू किसे कहा जाता है? जब कंपनी अपना शेयर्स जो है, अपने शेयर्स जो है वो पब्लिक को बेच देती है। ठीक है। निम्न में से राइट इशू किसे कहा जाता है? आपने अक्सर वर्ड सुना होगा शेयर मार्केट से रिलेटेड। जब कंपनी अपना शेयर केवल अपने शेयर होल्डर्स को ही बेचती है, ठीक है, किसी दूसरे शेयर होल्डर्स को नहीं बेचती। राइट इशू मीन्स जब कंपनी अपने शेयर्स केवल अपने शेयर होल्डर्स को ही बेचती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से प्राइवेट प्लेसमेंट किसे कहा जाता है? जब कंपनी कुछ चुने हुए निवेशकों को शेयर बेचती है, तो वो हो गया आपका प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित नहीं है? देखिए, बाकी तो तीनों हैं, NSE, NAV और IPO है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफर, लेकिन जो KPO है ये नहीं है स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित, ध्यान रखिएगा। सेबी का जो क्षेत्रीय मुख्यालय दिल्ली, कलकत्ता और चेन्नई, इन तीनों में तो है ही, और कहाँ पर है? तो वो है अहमदाबाद में। मर्चेंट बैंकर्स कौन होते हैं? मर्चेंट बैंकर्स जो केवल बैंकिंग का काम करते हैं और जो केवल या सिर्फ कंसल्टेंसी का काम करते हैं, तो दोनों होते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त में से दोनों। एक स्वायत्त संस्था जो सेबी के निर्णय के विरुद्ध सुनवाई करती है। स्वायत्त मतलब जो ऑटोनोमस बॉडी होती है, इंग्लिश में ऑटोनोमस बोलते हैं, तो होता है सेट। सेबी द्वारा 1999 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित किस कमेटी का गठन किया गया था? तो वो था कुमार मंगलम बिरला। सेबी के अध्यक्ष को कितने समय के लिए नियुक्त किया जाता है? 5 वर्षों के लिए मैक्सिमम।
बुल एंड बियर शब्दावली अक्सर आपने सुनी होगी, तो ये शेयर मार्केट से रिलेटेड है। जब शेयर मार्केट का चैप्टर आप स्टडी करेंगे तो वहाँ पे बुल एंड बियर वर्ल्ड की भी आप जो है स्टडी करेंगे। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज, देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। फिलहाल दो हैं सबसे बड़े, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में, है ना। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति 1991 में किस समिति के द्वारा की गई थी? जो थी फिरवानी समिति। ऑक्टी क्या है? ऑक्टी जो है ये एक भारत का एक शेयर बाजार है, ठीक है, स्टॉक मार्केट इन इंडिया। डिपॉजिटरी एक्ट 1956 कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ 20 सितंबर 1995 से। डिपॉजिटरी एक्ट 1996 की कौन सी धारा डिपॉजिटरी में प्रतिमोच्य रूप में प्रतिभूति से संबंधित है? तो वो है आपकी डिपॉजिटरी एक्ट 1996 की धारा 9, ठीक है। डिपॉजिटरी एक्ट 1996 की कौन सी धारा कुछ मामलों में नुकसान की भरपाई के लिए डिपॉजिट से संबंधित है? तो है डिपॉजिटरी एक्ट 1996 की धारा 16। डिपॉजिटरी एक्ट 1996 की धारा 25 किससे संबंधित है? तो वो है विनिमय बनाने की बोर्ड की शक्ति। डिपॉजिटरी अधिनियम 1996 की धारा किस में डैश में कंपनियों द्वारा उल्लंघन प्रदान किया गया है? तो वह डिपॉजिटरी अधिनियम 1996 की धारा 21। डिपॉजिटरी अधिनियम 1996 की धारा 13 प्रदान करती है, तो वो डिपॉजिटरी और जारीकर्ता द्वारा सूचना और रिकॉर्ड का प्रस्तुत करना भी करती है। डिपॉजिटरी एक्ट 1996 की कौन सी धारा डिपॉजिटरी के साथ प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के पंजीकरण से संबंधित है? तो वो है डिपॉजिटरी अधिनियम की 1996 की धारा 5। तो धारा में अक्सर जो है कंफ्यूजन हो जाती है, तो थोड़े से क्वेश्चन इसको 2-3 बार जो है वीडियो को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। निक्षेपागार, हिंदी में हम इसको निक्षेपागार बोलते हैं, इंग्लिश में डिपॉजिटरी बोलते हैं। अधिनियम 1996 की कौन सी धारा निक्षेपागार आदि के अधिकारों और दायित्वों से संबंधित है? तो वो है धारा 17। एनएसडीएल का पूरा नाम होता है, देखिए सीडीएसएल होता है और एनएसडीएल होता है, ध्यान रखिएगा। तो एनएसडीएल का पूरा नाम होता है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। एनएसडीएल के शेयर धारक में सम्मिलित हैं तो एक्सिस बैंक, सेबी और एचडीएफसी बैंक तीनों शामिल हैं। तो डी इसका करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। एनएसई से तात्पर्य मतलब पूरा आपसे नाम पूछ रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इनमें से कौन पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है? देखिए टैक्स यानी कि कर, ये पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है सरकार को टैक्स देते हैं। पूंजी बाजार उन स्थानों को निरूपित करता है जहां धन की अदला बदली की जाती है। तो पूंजी के आपूर्तिकर्ता भी और जो पूंजी निवेश का अनुरोध करते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ए और सी दोनों। भारत में पूंजी बाजार किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? कैपिटल मार्केट, तो वो सेबी के द्वारा। निफ्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1996 में। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक शेयर बाजार सूचकांक है? तो वो है वैश्विक से मतलब ग्लोबल से, इंटरनेशनल से, तो वो इनमें से है आपका FTSE 100, याद रखिएगा। मुद्रा बाजार जहां ऋण और शेयरों का कारोबार होता है और परिपक्वता यानी कि जो मैच्योरिटी पीरियड होता है 1 वर्ष से अधिक होती है, तो उसे कहा जाता है कैपिटल मार्केट, ठीक है। मतलब मुद्रा बाजार वो होता है, मनी मार्केट, जहां पर जो ऋण होता है, जो डेप्ट होता है, और जो शेयरों का जो कारोबार होता है, बिजनेस होता है, एक तरीके से ट्रेडिंग होती है, और उनका जो मैच्योरिटी टाइम है वो 1 साल से ज़्यादा होता है, ठीक है। डैश बचतकर्ताओं और उधारकर्ताओं के बीच एक कड़ी है। बचतकर्ताओं और निवेशकों के बीच एक कड़ी स्थापित करने में मदद करता है। तो वो क्या होता है? वो होता है वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट। निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय बाजार का कार्य है?
तो बचत का संग्रहण, मूल्य निर्धारण और वित्तीय संपत्तियों को तरलता प्रदान करें, तीनों ही होते हैं। फाइनेंशियल मार्केट पे भी आपको 10-12 MCQs आएंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, जो डी इसका करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। डैश वे संगठन संस्थाएं हैं जो दीर्घकालीन कोष प्रदान करते हैं, तो वो होता है पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट। जब संस्थागत निवेशकों और कुछ चुनिंदा व्यक्तियों को प्रतिभूतियां आवंटित की जाती हैं के रूप में भेजा, तो वो होता है निजी प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट आपका होता है। स्टॉक एक्सचेंज को प्रतिभूतियों के लिए किस बाजार के रूप में जाना जाता है, तो वो होता है सेकेंडरी मार्केट, है ना, माध्यमिक बाजार या द्वितीयक बाजार। डैश अल्पावधि निधियों को उधार देने और उधार लेने के लिए एक बाजार है, वो होता है मनी मार्केट, पूंजी बाजार, मुद्रा बाजार। डैश को जीरो कूपन बॉन्ड भी कहा जाता है, जो ट्रेजरी बिल को हम जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा बाजार के उपकरण हैं? देखिए, आपसे मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट पूछ रहा है, तो ये केवल एक होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। मुद्रा बाजार में व्यापार किए जाने वाले अल्पावधि वित्तीय साधनों को सामान्यतः कहा जाता है, तो उसे हम कमर्शियल पेपर कहते हैं, वाणिज्यिक बिल। मुद्रा बाजार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन बी की यह विशिष्ट स्थानों पर स्थित है। ट्रेजरी बिल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये भी ऑप्शन सी कि वे डिफॉल्ट का उच्च जोखिम उठाते हैं। वाणिज्यिक पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वो ये है कि एक निश्चित परिपक्वता अवधि के साथ एक दीर्घकालीन असुरक्षित वचन पत्र, है ना, सत्य नहीं है, पूछ रहा है आपसे। नेक्स्ट है, कॉल मनी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन सी की कॉल दरों और अन्य अल्पकालिक मुद्रा बाजार के बीच सीधा संबंध है, उपकरण। पूंजी बाजार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वह कि धन कम समय के लिए उठाया जाता है। प्राथमिक बाजार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन ए कि पुराने मुद्दों के बाजार के रूप में भी जाना जाता है। राज एंटरप्राइजेस ट्रेजरी बिल में 1,10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, अधिकतम क्या है वह इस फंड से कितने ट्रेजरी बिल खरीद सकता है? वो है 4। ठीक है। आवंटित कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो वित्तीय बाजार, पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार, तीनों के द्वारा किया जाता है, तो डी राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। यह अल्पकालीन निधियों का बाजार है जो मौद्रिक संपत्तियों में सौदे करता है जिनकी अवधि परिपक्वता 1 वर्ष तक है। अभी पीछे आया था, तो आपका क्या हो गया, मनी मार्केट, मुद्रा बाजार। यह भारत सरकार द्वारा कम में परिपक्व होने वाली अल्पकालीन उधारी का एक साधन है 1 वर्ष से अधिक, तो वो होता है ट्रेजरी बिल। अच्छा, ट्रेजरी बिल कौन जारी करता है? तो वो करता है भारतीय रिजर्व बैंक, है ना, ध्यान रखेंगे। इसका उपयोग बड़ी और क्रेडिट योग्य कंपनियों के लिए बैंक उधारी के विकल्प के रूप में किया जाता है, तो वो होता है कमर्शियल पेपर्स, वाणिज्यिक पत्र। पूंजी बाजार होते हैं, पूंजी बाजार के होते हैं तो तीनों होते हैं, विकास बैंक भी, वाणिज्यिक बैंक भी और स्टॉक एक्सचेंज भी, तो डी इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक कंपनी किस रूप में प्राथमिक बाजार के माध्यम में पूंजी जुटा सकती है? तो इक्विटी शेयर, डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर, है ना, तो तीनों के रूप में, तो डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा भागीदार पूंजी बाजार का प्रतिनिधित्व करता है? तो विकास बैंक, वाणिज्यिक बैंक और स्टॉक एक्सचेंज, तीनों ही करते हैं, डी इसका करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। स्टॉक एक्सचेंज निवेशकों को विनिवेश और निवेश करने का अवसर प्रदान करते हैं। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज के संबंधी कार्यों को पहचाने, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है कि मौजूदा प्रतिभूतियों के लिए तरलता और विपणन योग्यता प्रदान करना। शेयरों को
इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखने की प्रक्रिया कहलाती है? तो वो होती है डीमेटलाइजेशन। यह एक बैंक की तरह कार्य करता है और निवेशक की ओर से प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखता है, तो वो होता है आपका डिपॉजिटरी। यह निवेशक और इसके लिए अधिकृत डिपॉजिटरी के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। डिमेटलाइज्ड शेयरों के खातों को बनाए रखना, तो होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। यह स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रत्येक लेन देन के लिए निर्दिष्ट संख्या है और अनुबंध नोट पर मुद्रित होनी चाहिए, तो वो होता है यूनिक ऑर्डर कोड, है ना, अद्वितीय आदेश कोड, याद रखेंगे। डीमैट खाता खोलते समय एक निवेशक के ब्रोकर को जो अनिवार्य विवरण देना होता है वो होता है पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर। यह एक कानूनी रूप से लागू करने योग्य दस्तावेज है जो एक स्टॉक ब्रोकर द्वारा ट्रेड ऑर्डर के निष्पादन के 24 घंटे के भीतर जारी किया जाता है, तो होता है कॉन्ट्रैक्ट नोट, अनुबंध नोट। इस दिन एक्सचेंज दूसरे ब्रोकर को शेयर वितरित करेगा या भुगतान करेगा, तो होता है पे आउट डे। निवेशक को व्यापार पुष्टि पर्ची कब जारी की जाती है? तो वो कहता है एन एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर, आदेश के निष्पादन बाबत, है ना, तो ये इंग्लिश में चलता है वर्ड कि ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर। व्यापार निष्पादित होने के बाद ब्रोकर निवेशक को अनुबंध नोट जारी करता है, कितने? 24 घंटे, याद रखना है आपको। सेबी ने डैश के लिए टीके विश्वनाथन के तहत या अंतर्गत एक समिति गठित की है, तो वो है फेयर मार्केट कंडक्ट, निष्पक्ष बाजार आचरण। सेबी ने किसके लिए एक ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली की शुरुआत करी? तो REITS इसके लिए, और आपका है INVITS, दोनों के लिए। तो डी करेक्ट ऑप्शन है, ए और बी दोनों। म्यूचुअल फंड में निवेश की एक इकाई के मूल्य को क्या कहा जाता है? तो उसे हम नेट एसेट्स वैल्यू कहते हैं ना, NAV को जो फुल नेम होता है वो होता है नेट एसेट्स वैल्यू। डैश एक प्रकार का निवेश वाहन है जिसमें स्टॉक, बॉन्ड या अन्य प्रतिभूतियों का पोर्टफोलियो होता है, तो होता है म्यूचुअल फंड्स। सेबी ने किस फंड के लिए निवेश नियमों में ढील दी है? तो वो है एंजल फंड्स। किस वित्तीय निकाय ने बिचौलियों और कंपनियों को डिजिटल मोड में नियामक भुगतान करने के लिए कहा है? सेबी ने। इनमें से कौन पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है? देखिए दोबारा आ गया है क्वेश्चन, तो वो है टैक्स, है ना, कर। शुद्ध वर्तमान मूल्य संख्या का है, क्या है? नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो ये है शुद्ध वर्तमान मूल्य नकदी प्रवाह के उपलब्ध मूल्यों का योग है, यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू इज द सम ऑफ द अवेलेबल वैल्यूज ऑफ कैश फ्लो। और लास्ट क्वेश्चन है कि निफ्टी की स्थापना 1 साल में हुई थी, तो इसका आंसर है आपका 1996, याद रखिएगा। तो ये व्यूअर्स पेपर था, आपको इससे हेल्प मिलेगी। वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, एक तो नॉर्मल पर्पज से देख लीजिएगा, है ना, एक बार जो है 2 बारी दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ जो सेक्शन वाले क्वेश्चंस हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।